मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और मेरी ननद मेरे कमरे के आगे चारपाई डाले सो रही थी। मेरी ननद ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसा तो कोई दुश्मन भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन आज तक मैं यह समझ नहीं सकी कि वह चाहती क्या थी। दोस्तों, यह मेरी सच्ची कहानी है। यह मैं आज तक समझ नहीं पाई। मैं इस हालत तक कैसे पहुँच गई थी कि अब मेरी छोटी ननद को देखते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे। मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी, जिसमें 3 भाई और 2 बहनें थी, जो एक ही घर में रहते थे। मेरी एक बड़ी ननद भी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। वह भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका आना जाना कम था, क्योंकि उसका ससुराल बहुत दूर था। मेरी ननद का नाम अनुष्का था। मैं इस घर के तीसरे नंबर वाले बेटी की पत्नी थी। शादी से पहले छत पर एक कमरा बनाया, तब उसकी शादी करवाई गई, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि जिसको भी शादी करनी है अपना कमरा खुद बनाओ तो शादी करवा देंगे। मेरे पति के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने बहुत ही छोटा कमरा बनाया था। यह कमरा बहुत छोटा था। मेरी माँ तक भी यह खबर पहुँची कि कमरा बनवाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा है। मेरी माँ ने किसी तरह खबर पहुँचा दी कि बड़ा कमरा बनवाया जाए, लेकिन यहाँ पर भी अनुष्का ने कहा कि इतना कमरा काफ़ी है, क्योंकि यहाँ और भी कमरे बनने हैं। इस तरह उसने हमारी ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर दिया था। मेरी सास ने भी खानदानी सासों की तरह थी, और ऊपर से अनुष्का ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली थी। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरने वाली, लेकिन मैं भी ऐसे घर से आई थी कि जिसमें पहले से ही 4 बहनें थीं, और बाबा भी इस दुनिया में नहीं थे। हमारे अंदर बहादुरी भरता भी तो कौन भरता। यतीमों के लिए यह दुनिया वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़ालिम है। मैं फिर भी सीधी सी लड़की थी। बस मैंने भी इस बात की तसल्ली कर ली थी कि मेरा कमरा ऊपर होगा, कम से कम एक अलग पोषण का सुख तो मिलेगा कि चलो अलग कमरे में रह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अपने कमरे में तब आती थी जब नीचे वाले सारे लोग सो जाया करते थे। पूरा दिन उनके काम किया करती थी। शादी के अगले दिन ही मेरी ननद ने मेरी कामों में कमी निकालना शुरू कर दिए थे। वह और मेरी सास एक ही चारपाई पे बैठ जाती और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मुझ में ही कमी निकालती रहती कि यह चलती कैसे है, यह उठती कैसे है और यह बोलती कैसे है। मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर नहीं थे। यहाँ पर भी औरतों का ही राज चलता था, और सारे भाई भी ऐसे थे कि जैसे वह खुद भी औरत हों। उनका भी कोई हुक्म नहीं चलता था। इसी पर मेरी 2 और जेठानी थी, वह भी मेरी ननद के साथ मिलकर मेरा खून जलाया करती थीं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। घर वालों को बताऊं तो उनकी खुद की अपनी परेशानी थी, वह क्या कर सकते थे। कुछ दिनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी सास ने कहा कि अब तुम थोड़ा आराम किया करो। चलो, कम से कम मेरी सास को एहसास हो गया था, लेकिन अनुष्का ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, काम करेगी तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा है। बड़ी वाली ननद भी आ गई। उसने कहा कि मैं भी काम किया करती थी। ये सारी बातें कहने की होती है, लड़कियों को मजबूत होना चाहिए। मेरी ननद बार बार कहती थी कि जिस तरह ये चलती है, जिस तरह इसकी शक्लें लग रही है, इसके यहाँ बेटी पैदा होगी। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि जो भी पैदा हो सेहत और ज़िंदगी वाला हो। मेरी ननद ने पहले ही कह दिया था कि बेटी होगी। मुझे यकीन है कि बेटी ही होगी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। तो मेरी ननद ने चिल्लाकर कहा कि मेरा अंदाज़ा गलत कैसे निकल आया। मेरा अंदाज़ा तो कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन इस घर में बेटा पैदा करने के बावजूद भी मुझे वह इज़्ज़त नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरा पति भी कान का कच्चा था, अपनी माँ बहन की बातों में आ जाता था, और उसका काम भी कभी चलता तो कभी बंद हो जाता। ऐसे में हम माँ बेटे घर वालों के रहमो करम पर थे, और मेरी पोजीशन और भी कमज़ोर हो रही थी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो अनुष्का ने कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर वह मुझे जलील ना कर सकती। उसने मुझे जलील किया।
उसने अपने खानदान वालों के सामने मेरी बुराइयां की। मेरी सास से वो रोज़ मेरा झगड़ा करवा रही थी। इसकी वजह से हमारे कमरे का माहौल ख़राब होता। मेरा पति हर रोज़ मुझसे लड़ाई करता। मैं हमेशा रात को रोती रहती थी। मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। मेरे पिता जिंदा नहीं थे और मेरा भाई सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में मेरे पीछे कोई नहीं था और ससुराल भी ऐसा मिला था कि कभी-कभी सोचती थी कि ना जाने मुझे कौन से पापों की सज़ा मिल रही है। अनुष्का को मेरे साथ इस तरह करते देख मैंने सोच लिया था कि शायद मुझे अपने भाई की ज़िंदगी में रहने देना नहीं चाहती। और एक दिन ऐसा ही हुआ। एक रोटी के लिए हमारी तलाक हो गई। जी हाँ, 2 रोटी के लिए मेरी सास मुझे कहती थी कि तुम अपने और अपने पति के लिए 2 ही रोटी ले जाया करो। यह लोग बहुत ही कंजूस भी थे। वैसे तो 2 लोग 2 रोटी खाकर पेट नहीं भर सकते, लेकिन मैं ऐसा ही करती थी। फिर भी अनुष्का मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उससे 3 रोटियां ऊपर ले जाते हुए देखा है। मैं कसम खाने लगी कि रोटी 2 ही थी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन वह भी कसम खाने लगी। मेरा पति भी वहाँ पर आ गया। मेरी सास ने अदालत लगा ली। बात इतनी बढ़ गई कि सबके सामने मेरे पति ने मुझसे तलाक की डिमांड कर दी। मेरे कदमों तले से तो ज़मीन ही निकल गई थी। हैरान थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं बच्चे की तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई और मैं पहले तो रोती रही, लेकिन फिर इस रोज़-रोज़ के झगड़े से अच्छी तलाक ही लगी और फिर अगले दिन तलाक के कागजात पर दस्तखत करके अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया। शायद अब अनुष्का को सुकून आ गया था। मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। यह समय, यह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे। मैं इस कदर तकलीफ़ में थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था। मेरी ननद एक छोटी सी बात के ऊपर मेरी तलाक करवा दी। उसने मेरे पति को इतना भड़का दिया था। दरअसल वह उसको पहले से ही भड़का रही थी। नफ़रत अचानक से नहीं होती। उसको भड़काने के लिए बहुत मेहनत की गई थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी और हमेशा यही कहती थी कि मेरी तलाक मेरी ननद के वजह से हुई थी। मेरी माँ भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी। उनका कहना था कि ननदें होती ही ऐसी है, तुम्हें समझदार से काम लेना चाहिए था। मैंने कहा कि आपको पता है मैंने कितना सब्र किया। जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तब उसने मुझे ऐसे ऐसे काम बताए जो मेरे लिए करना सही नहीं थे। वह चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरी कोख में ही मर जाए। वह रात को मेरे घर के बाहर खड़ी हुई मिलती थी। वह नहीं चाहती थी पहले ही दिन से कि मैं इस घर में रहूं, जबकि मुझे यह समझ नहीं आता कि इससे मुझसे दुश्मनी क्या थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उन दिनों जब अचानक से मुझे पता चला कि मेरा पति 2 लोगों के साथ हमारे घर आया है और मुझसे कहा कि वह मुझसे फिर से शादी करना चाहता है। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? जिस घर से मुझे बदनाम करके निकाला गया था, मैं उस घर में वापस कैसे जा सकती थी? मैं उस नर्क में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझ पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि अब तुमको शादी करनी ही है, किसी न किसी के घर में तो जाना ही होगा। तो फिर इससे बेहतर कोई भी नहीं, इससे कम से कम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पति के पास रहेंगे, जो इनका असली पिता है। कोई भी इन बच्चों को वैसी इज्जत नहीं दे पाएगा और न ही वह मोहब्बत कर पाएगा जैसे यह करता है। मेरा पति शर्मिंदा था। मेरा पति अच्छा पति बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अच्छा पिता ज़रूर था। लेकिन मैं फिर भी यह नहीं करना चाहती थी। जब तलाक हो जाती है तो सज़ा औरत को ही क्यों मिलती है? खैर, घर वालों के दबाव डालने की वजह से मैंने हाँ कर दी, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि मैं अपने ससुराल 1 साल बाद जाऊंगी। मेरी ननद को इस बीच कानो कान खबर भी नहीं हुई कि उसका भाई यह सब कुछ कर रहा है। मैं उसके घर 1 साल बाद गई। 1 साल के अंदर ही अंदर अनुष्का की शादी भी हो चुकी थी। मेरे पति ने मुझे यह तसल्ली दी कि वह अब इस घर में नहीं है और अब मेरी माँ बीमार रहती है। एक औरत सबसे ज़्यादा तलाक से ही तो डरती है और मेरे साथ यह हो चुका था। फिर भी मैंने सब्र किया। मैं मासूम थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, डरपोक थी, डरती थी समाज से।
दोबारा सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ आ गई तो वह पहले से कुछ बेहतर था। उसने कहा कि अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस अपने घर आई तो अनुष्का की शादी हो गई थी। लेकिन जब भी वह घर आती अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करके जाती कि दोबारा तलाक करवाऊं। मेरी ननद और मेरी ज़िंदगी में होने वाले इतने बड़े हादसे और इतने जलील होने के बाद भी ना तो अनुष्का अपनी फितरत से बदली थी और इधर मेरी सास और मेरे पति ने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी थी। यह तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे। फिर से हमारी लड़ाई हुई और मेरे पति की ज़ुबान पर फिर से तलाक का शब्द आया तो मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत कमज़ोरी हो गई है। अब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब भी अनुष्का को देखती तो मेरे हाथ पाँव फूल जाते, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। मेरे पति के दिमाग में यह बात किसने डाली यह मैं नहीं जानती, लेकिन ऊपर वाले ने उनको सुधार ही दिया और उसने एक दिन सबके सामने कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग हो रहा हूँ। मेरे पति का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इस खानदान में से इससे पहले यह बात किसी ने नहीं की थी। मुझे पता था कि मेरे पति ने यह बात कह दी है, लेकिन उसे कोई ऐसा करने नहीं देगा। मेरा पति अपनी ज़बान का पक्का निकला और उसने जो कहा वह कर दिखाया। हमारे पास पूरा सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे पति की नौकरी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम अलग हो गए। मेरे पति ने कहा कि जैसा भी हालात होंगे हम सामना कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें और बदनाम होते हुए नहीं देख सकता। यह बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और खुशी इस बात की हुई कि आखिरकार मोहब्बत और रिश्ते की जीत हुई और मेरे पति ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे एक और बेटा दिया है। अभी भी हम उसी घर में रहते हैं। मेरा सिस्टम अलग है। अनुष्का भी आती है तो बड़ी बड़ी बातें करती है। अब मेरी सेहत भी ठीक है और मेरे हाथ पाँव भी काम करते हैं, लेकिन वह खानदान में मुझे अभी भी जलील करती है। लेकिन मैं यह सोचकर खामोश रहती हूँ कि मेरा पति मेरे साथ है। कम से कम उनको मेरा एहसास है कि अनुष्का ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफ़ान आए, लेकिन आज तक मैं यह समझ नहीं पाई कि उसको मुझसे इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों थी। घर में एक और भी भाभी थी, लेकिन उसने उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं किया था। बस मैं ही उसको नज़र आती थी। वह शायद इसीलिए क्योंकि मैं गरीब थी। वह अपनी ज़िंदगी में भी खुश नहीं थी। उसके घर में भी बहुत सी परेशानियां हैं। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह भी अलग रहती है। जो उसने मेरे साथ किया उसका बदला ऊपर वाला उससे ज़रूर लेगा। वह लोग बहादुर नहीं होते जो अपने से कमज़ोर और जुल्म सहने वाले लोगों पर जुल्म करते हैं। उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। ज़िंदगी में होने वाले जुल्मों ने मुझे बहुत डरा दिया है। लेकिन मैं अपने दोनों बेटों की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे बेटी ना दे। ऐसा नहीं है कि मैं बेटी की माँ नहीं बनना चाहती, पर सारी दुनिया बेटी के साथ ऐसा ही करती है और जो यतीम हो उसके साथ तो अक्सर यही होता है। अगर मेरे 3-4 भाई होते, मैं भी बहुत अमीर ख़ानदान से होती। मेरे पीछे भी मेरा मायका मजबूत होता और मैं भी बहादुर होती। वह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक घंटी को ऑल पे कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।